अस्सलामुअलैकुम बेटा। आज हम लोग चैप्टर नंबर 16 एनवायरमेंटल केमिस्ट्री शुरू करने वाले हैं। तो बेटा ये वाला चैप्टर आप लोगों ने शॉर्ट में करना है, लॉन्ग क्वेश्चन इस चैप्टर में से नहीं आता। सबसे पहला इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है, डिफाइन एनवायरमेंटल केमिस्ट्री, व्हाट आर द कंपोनेंट्स ऑफ एनवायरनमेंट। तो बेटा एनवायरमेंटल केमिस्ट्री को पहले स्टडी करते हैं। बेटा एनवायरमेंटल केमिस्ट्री के अंदर आपने एनवायरनमेंट को स्टडी करना होता है, एनवायरनमेंट के कंपोनेंट्स को स्टडी करना है कि एनवायरनमेंट किन किन कंपोनेंट से मिलकर बना हुआ है। उसके अलावा एनवायरनमेंट में जितने भी केमिकल रिएक्शंस हो रहे हैं उनको हमने स्टडी करना है। एनवायरनमेंट में मौजूद जो पोल्यूटेंट्स हैं उनको स्टडी करेंगे और वो पोल्यूटेंट्स किस तरह से इंसानों की सेहत को ख़राब करते हैं ये भी हम स्टडी करेंगे। तो यहाँ से बेटा इसकी डेफिनेशन शुरू होती है। इन दिस वी स्टडी द सोर्सेज, रिएक्शंस, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ केमिकल्स एंड अदर टॉक्सिक सब्सटेंसेस especially created by human activity in the environment and their adverse effect on human beings। यहाँ तक बेटा इसकी डेफिनेशन है। तो आपने बेटा एनवायरमेंटल केमिस्ट्री की डेफिनेशन इस तरह से नहीं शुरू करनी है, आपने पीछे लिखना है इट इज़ द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री इन विच वी स्टडी। उसके बाद बेटा आपने यहाँ से कंटिन्यू कर देना है। उसके बाद बेटा शॉर्ट क्वेश्चन का सेकंड पार्ट है, व्हाट आर द कंपोनेंट्स ऑफ एनवायरनमेंट। तो बेटा कंपोनेंट्स ऑफ एनवायरनमेंट में बेटा आपने ये चीज़ लिखनी है, एनवायरनमेंट के बेटा 4 कंपोनेंट होते हैं, एटमॉस्फेयर, हाइड्रोस्फेयर, लिथोस्फेयर और बायोस्फेयर। सबसे पहले बेटा स्टडी करते हैं एटमॉस्फेयर को। इसके अंदर बेटा शॉर्ट क्वेश्चन आया, डिफाइन एटमॉस्फेयर। तो बेटा एटमॉस्फेयर क्या होता है, द लेयर ऑफ गैसेस सराउंडिंग द अर्थ इज कॉल्ड एटमॉस्फेयर। तो बेटा अर्थ के इर्द गिर्द जो गैसेस की लेयर्स होती है जिसने अर्थ को सराउंड किया होता है उसको बोला जाता है एटमॉस्फेयर। उसके बाद बेटा यहाँ पर एटमॉस्फेयर की कंपोजिशन लिखी हुई है कि कौन कौन सी गैसेस से मिलकर एटमॉस्फेयर बना है और कितने परसेंट ये गैसेस मौजूद है एटमॉस्फेयर में। तो सबसे पहले बेटा नाइट्रोजन जो कि 78% होती है, ऑक्सीजन 21% होती है, आर्गन 0.9% होती है, कार्बन डाइऑक्साइड 0.03% होती है और बेटा इसके अलावा कुछ ट्रेस अमाउंट्स के अंदर ये हाइड्रोजन, ओजोन, मीथेन, कार्बन मोनोऑक्साइड, हीलियम, नियॉन, क्रिप्टन और जीनोन भी एटमॉस्फेयर में मौजूद होती हैं। उसके बाद बेटा एक शॉर्ट क्वेश्चन आया है, व्हाट इज़ द थिकनेस ऑफ एटमॉस्फेयर। तो बेटा एटमॉस्फेयर की जो थिकनेस होती है वो 1000 किलोमीटर होती है। इट्स थिकनेस इज़ अबाउट 1000 किलोमीटर अबव द सरफेस ऑफ द अर्थ। तो बेटा ये भी आपने याद करना है। और बेटा एंड हाफ ऑफ इट्स मैस इज़ कंसनट्रेटेड इन द लोअर 5.6 किलोमीटर। यानी कि बेटा जो लोअर 5.6 किलोमीटर है तो आधी गैसी सिर्फ इसी 5.6 किलोमीटर के डिस्टेंस या एरिया के अंदर होंगी, बाकी सारी गैसेस बेटा ऊपर वाले हिस्से के अंदर होंगी। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है बेटा, गिव द रोल ऑफ एटमॉस्फेयर गैसेस फॉर सस्टेनिंग लाइफ ऑन अर्थ। कि एटमॉस्फेयर गैसेस किस तरह से लाइफ को सस्टेन कर रही है अर्थ के ऊपर। तो बेटा इसमें सबसे पहले आपने बताना है ऑक्सीजन गैस के बारे में। ऑक्सीजन गैस को हम ब्रीथ कर रहे हैं। कार्बन डाइऑक्साइड के बारे में लिखा हुआ है, कार्बन डाइऑक्साइड इज़ रिक्वायर्ड फॉर प्लांट फोटोसिंथेसिस। उसके बाद बेटा नाइट्रोजन जो है वो नाइट्रोजन फिक्सेशन बैक्टीरिया यूज़ करता है। तो बेटा ये जो बैक्टीरिया होता है हवा के अंदर से या एटमॉस्फेयर के अंदर से नाइट्रोजन को कैप्चर करके उसको अमोनियम में कन्वर्ट करता है और अमोनिया को एज अ फर्टिलाइज़र सॉइल को प्रोवाइड करता है। एंड वाटर वेपर आर रिस्पॉन्सिबल फॉर सस्टेनिंग वेरियस फॉर्म्स ऑफ लाइफ ऑन द अर्थ। तो बेटा आपने ये स्टार्ट से लेकर ये अर्थ तक इस शॉर्ट क्वेश्चन का आंसर लिखना है। उसके बाद है बेटा नेक्स्ट शॉर्ट क्वेश्चन, राइट अ नोट ऑन हाइड्रोस्फीयर। तो बेटा हाइड्रोस्फीयर बोला जाता है कि जितनी भी बेटा वाटर बॉडीज़ हैं जैसे कि ओशंस वगैरह हो गए, लेक्स हो गई, उन सारों के कम्बिनेशन को बेटा हाइड्रोस्फीयर बोला जाता है। द हाइड्रोस्फीयर includes all water bodies, mainly oceans, rivers, streams, lakes, polar ice caps, glaciers and groundwater reservoirs। अब बेटा यहाँ पर वर्ड है पोलर आइस कैप। तो बेटा ये वो एंटार्क्टिका वाली जो एरियाज हैं उनको बोला जाता है। Oceans contain 97% of the earth water, but because of high salt contents, this water cannot be used for human consumption। तो बेटा वो कहते हैं कि 97% जो वाटर है वो ओशंस के अंदर होता है, लेकिन बेटा उसको हम पी नहीं सकते क्योंकि वो बहुत ज़्यादा साल्टी वाटर होता है। द पोलर आइस कैप्स एंड ग्लेशियर्स कंसिस्ट ऑफ 2% ऑफ द टोटल अर्थ वाटर। तो बेटा जो पोलर आइस कैप्स हैं वो बेटा 2% जगह ले रहे हैं ये और ग्लेशियर मिलकर।
बाकी बचा 1%। ओनली 1% ऑफ द टोटल अर्थ्स वाटर रिसोर्सेज आर अवेलेबल एज फ्रेश वाटर। तो बेटा सिर्फ 1% पानी ऐसा है जो कि फ्रेश वाटर के तौर पे अवेलेबल है। तो बेटा यहाँ तक आपने इसका आंसर लिखना है। नेक्स्ट है बेटा लिथोस्फीयर। बेटा लिथोस्फीयर जो अर्थ में रॉक्स वगैरह होते हैं उनको बोला जाता है। बेटा अर्थ की अपर मोस्ट सरफेस यानी कि जो कि अर्थ क्रस्ट होती है वहाँ से लेकर बेटा 100 किलोमीटर की डेप्थ तक जितना भी मटेरियल है बेटा वो लिथोस्फीयर के अंदर आ जाता है। तो बेटा इसमें अर्थ की 3 लेयर्स आ रही होती हैं। एक बेटा अर्थ क्रस्ट होती है, उसके बाद बेटा मेंटल होता है और कोर होता है। ये अर्थ की लेयर्स के नाम हैं। ये तीनों बेटा इस लिथोस्फीयर के अंदर आ रही होती हैं। ये जो कोर है बेटा ये सारा कोर लिथोस्फीयर के अंदर नहीं आता, सिर्फ इसका ऊपर वाला पोर्शन ही लिथोस्फीयर के अंदर आ रहा है। जो इसका नीचे वाला पोर्शन है वो लिथोस्फीयर के अंदर कंसिडर नहीं होता। तो इसकी डेफिनेशन की रीडिंग कर रहा हूँ। इट कंसिस्ट ऑफ रिजिड रॉकी क्रस्ट ऑफ द अर्थ एंड एक्सटेंड्स टू द डेप्थ ऑफ 100 किलोमीटर। द मेंटल एंड कोर आर द हैवी इंटीरियर्स ऑफ द अर्थ मेकिंग अप मोस्ट ऑफ द अर्थ्स मेस। तो यहाँ तक बेटा आपने इसकी डेफिनेशन लिख देनी है। नेक्स्ट क्यूट क्वेश्चन है बायोस्फीयर और इकोस्फीयर। तो बेटा अर्थ का वो रीजन जहाँ पर लाइफ पॉसिबल हो सकती है उस रीजन को बोला जाता है बायोस्फीयर या इकोस्फीयर। द बायोस्फीयर इज द रीजन ऑफ द अर्थ केपेबल ऑफ सपोर्टिंग लाइफ। इट इंक्लूड्स लोअर एटमोसफियर, द ओशंस, रिवर्स, लेक्स, soil and solid sediments that actively interchange materials with all types of living organisms। तो यहाँ तक बेटा बायोस्फीयर या इकोस्फीयर की डेफिनेशन है। उसके बाद बेटा नेक्स्ट डेफिनेशन है इकोसिस्टम की। बेटा इकोसिस्टम बायोस्फीयर के स्मॉलर पार्ट को बोला जाता है। इकोसिस्टम इज द स्मॉलर यूनिट ऑफ बायोस्फीयर which consist of community of organism and their interaction with environment, that is animals, plants and microorganisms which lie in a definite zone and depend upon physical factor such as soil, water and air। तो यहाँ तक बेटा डेफिनेशन है इकोसिस्टम की। तो बेटा एक बायोस्फीयर का छोटा सा जोन उसको बोला जाता है इकोसिस्टम। उसके बाद डेफिनेशन है एनवायरमेंटल पोल्यूटेंट की। तो बेटा कोई भी सब्सटेंस जो कि ह्यूमन हेल्थ को अफेक्ट करे एनवायरनमेंट में मौजूद, तो बेटा उसको बोला जाता है एनवायरमेंटल पोल्यूटेंट। एनी सब्सटेंस इन द एनवायरनमेंट विच एडवर्सली अफेक्ट द ह्यूमन हेल्थ, क्वालिटी ऑफ लाइफ एंड द नेचुरल फंक्शनिंग ऑफ इकोसिस्टम इज नोन एज एनवायरमेंटल पोल्यूटेंट। तो यहाँ तक बेटा डेफिनेशन है एनवायरमेंटल पोल्यूटेंट की। नेक्स्ट शॉर्ट क्वेश्चन है बेटा व्हाट आर प्राइमरी एंड सेकेंडरी पोल्यूटेंट्स, गिव एग्जांपल्स। तो बेटा प्राइमरी पोल्यूटेंट्स वो वाले सब्सटेंसेस होते हैं जो कि इंडस्ट्री के चिमनीज से निकल रहे होते हैं और ऑटोमोबाइल्स के एग्जॉस्ट से निकल रहे होते हैं। द वेस्ट प्रोडक्ट गिवन आउट फ्रॉम चिमनीज ऑफ इंडस्ट्रियल यूनिट्स एंड एग्जॉस्ट ऑफ ऑटोमोबाइल्स में कंटेन गैसेज सच एज सल्फर डाइऑक्साइड, सल्फर ट्राइऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड्स, carbon monoxide, hydrocarbons, ammonia, compounds of fluorine and radioactive materials। These waste products are called primary pollutant। तो बेटा इनको बोला जाता है प्राइमरी पोल्यूटेंट। तो एग्जांपल बेटा डेफिनेशन के अंदर ही आ गई है। उसके बाद है सेकेंडरी पोल्यूटेंट। तो बेटा सेकेंडरी पोल्यूटेंट वो वाले पोल्यूटेंट होते हैं जो कि प्राइमरी पोल्यूटेंट के रिएक्शन होने के बाद जनरेट होते हैं। द प्राइमरी पोल्यूटेंट इन द एटमोसफेयर through various reactions produce secondary pollutants such as sulfuric acid, nitrogen monoxide, carbonic acid, hydrofluoric acid, peroxyacetyl nitrate, ozone, aldehyde, ketones and peroxybenzole। All these compounds are toxic and their concentration in the atmosphere must be controlled। तो बेटा यहाँ से लेकर यहाँ तक डेफिनेशन है सेकेंडरी पोल्यूटेंट की। तो एग्जांपल बेटा डेफिनेशन के अंदर ही आ गई है। उसके बाद बेटा कार्बन मोनोऑक्साइड का टॉपिक है। तो सबसे पहले इसकी बेटा कुछ फिजिकल प्रॉपर्टीज़ लिखी हैं। इट इज़ ए कलरलेस, ओडरलेस एंड हाईली टॉक्सिक गैस। इट इज़ 3 टाइम्स लाइटर देन एयर। इट इज़ सोलुबल इन वाटर। तो बेटा ये कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं, इंपॉर्टेंट नहीं हैं, सिर्फ इनकी रीडिंग कर लेनी है आपने। उसके बाद बेटा व्हाट आर द नेचुरल सोर्सेज ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड। ये बेटा शॉर्ट क्वेश्चन बोर्ड के पेपर के अंदर आया हुआ है। नेचुरल सोर्सेज ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड emissions are volcanic eruptions, natural gas emission and oxidation of methane in the atmosphere। तो बेटा ये 3 नेचुरल सोर्सेज हैं कार्बन मोनोऑक्साइड की प्रोडक्शन की।
उसके बाद बेटा ह्यूमन एक्टिविटीज़ की वजह से कैसे कार्बन मोनोऑक्साइड प्रोड्यूस होती है। ये वाला बेटा क्वेश्चन बोर्ड के पेपर में नहीं आया, तो इसकी भी सिर्फ आप रीडिंग कर लें। तो बेटा ये आप लोगों ने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है कि जब भी कंबशन रिएक्शन हो रहा हो और बेटा वो इनकम्प्लीट कंबशन हो, तो बेटा उसके नतीजे में कार्बन मोनोऑक्साइड गैस बनती है। तो बेटा इनकम्प्लीट कंबशन कहाँ कहाँ हो सकती है, जहाँ भी बेटा इनकम्प्लीट कंबशन हो रही है वहाँ पर बेटा कार्बन मोनोऑक्साइड की सोर्स लाजमी होगी। तो बेटा फ्यूल बर्निंग इन वेरियस टाइप्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन, मोटर व्हीकल्स, रेलवेज, एयरक्राफ्ट इज़ द मेजर सोर्स ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड इन द एटमॉस्फेयर। तो जहाँ जहाँ बेटा फ्यूल बर्न हो रहा है वहाँ पे कार्बन मोनोऑक्साइड बनती है। अदर सोर्सेज ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड emissions आर फॉरेस्ट फायर। तो बेटा फॉरेस्ट में जो फायर हो तो बेटा वहाँ पर भी इनकम्प्लीट कंबशन होती है। उसके बाद कंबशन ऑफ फॉसिल फ्यूल्स एंड एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट, तो यहाँ पर भी बेटा कंबशन का ही जिक्र किया गया है। कार्बन मोनोऑक्साइड इज emitted फ्रॉम इंडस्ट्रीज इन विच एनी टाइप ऑफ फ्यूल इज़ बर्न्ड इन एयर। तो यहाँ पर भी बेटा वही बात की गई है कि जहाँ पर किसी भी इंडस्ट्री के अंदर फ्यूल को बर्निंग हो रही हो, अगर इनकम्प्लीट कंबशन हो तो कार्बन मोनोऑक्साइड बनती है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है, हाउ कार्बन मोनोऑक्साइड इज़ ए पॉइजनस गैस। तो बेटा ये वाला क्वेश्चन आप लोगों ने 10 क्लास की केमिस्ट्री में ऑलरेडी पढ़ा हुआ है। तो बेटा हीमोग्लोबिन जो होता है उसका काम होता है ऑक्सीजन को ब्लड के अंदर कैरी करना। तो बेटा अगर हीमोग्लोबिन के कांटेक्ट में कार्बन मोनोऑक्साइड भी आ रही हो और बेटा ऑक्सीजन भी आ रही हो, तो हीमोग्लोबिन क्या करता है, कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ बाइंड करता है, ऑक्सीजन के साथ बाइंड नहीं करता। तो वो क्या करेगा, ऑक्सीजन की जगह कार्बन मोनोऑक्साइड को ब्लड के अंदर कैरी करना शुरू कर देगा, जिसकी वजह से आहिस्ता आहिस्ता बेटा सफोकेशन होती है, बंदे का सांस या दम घुट जाता है और वो आहिस्ता आहिस्ता बेहोश होकर मर जाता है। तो बेटा कार्बन मोनोऑक्साइड इज ए हाईली पॉइजनस गैस एंड causes suffocation if inhaled. It binds to blood hemoglobin more strongly than oxygen, thus excluding oxygen from normal respiration. तो बेटा यहाँ तक आपने इसका आंसर लिख देना है।